नौकरी मिलने जा रही थी, सरकार को अपने कदम पीछे थैंक यू सो मच कंगना जी, इस मंच पे आने के लिए जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए अभिनेत्री मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कंगना रनौत जी का। बहुत बहुत धन्यवाद अमीश जी। तो कंगना जी, ये जो नया परिचय लगता कैसा है आपको, सांसद कंगना रनौत? थोड़ा तो गंभीर है, ये मानने वाली बात है कि मेरे लिए काफी गंभीर है। और मैं हमेशा सोचती हूँ कि ये एक ऐसा दायित्व है जो, जैसे आप एक्टिंग करके कभी सोच भी सकते हैं कि अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं या आज का काम हो गया या अच्छा हो गया, लेकिन ये ऐसा काम है जो खत्म ही नहीं होता है। जितना आप कर लो उतना कम है। जितने लोग हैं उतने ही काम हैं, उतनी ही अपेक्षाएं हैं। और खासकर जब आप एक नेशनल फिगर होते हैं, तो मैं हमेशा कहती हूँ, मुझे कहीं से भी फोन, मुझे हर जगह से फोन आ जाते हैं, महिलाओं के आ जाते हैं, लोगों के आ जाते हैं। अटेंड कर पाती हैं सारे फोन आप? मैं वही कह रही हूँ कि आप कभी ऐसा नहीं सोच सकते कि आई एम गुड इनफ इन दिस जॉब। यू नेवर फील कि यू आर गुड इनफ, सो आई एम ट्राइंग टू कोप। देखिए, चाहे मणिकर्णिका का हो, चाहे इमरजेंसी हो, जहां कंगना रनौत होती है वहां विवाद हो जाता है। अब ये कंट्रोवर्सी जो है वो आपका पीछा क्यों नहीं छोड़ती? देखिए अमीश जी, मैंने तो ये जो इस चीज का यही निष्कर्ष निकाला है कि अगर आप वही फूल पत्तों के आसपास उछलते रहना चाहते हैं, नाचते रहना चाहते हैं पार्क में, गार्डन में, तो आपको किसी को आपके साथ कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर वही महिलाओं के 2 मिनट के रोल आप करेंगी तो आप बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी लड़की होंगी। आइटम नंबर करेंगी, जैसे जो आपको जो लोग चाहते हैं वैसे करेंगी तो ठीक है। लेकिन कहीं अगर आपने उन सब चीजों से निकल कर ये कहा कि नहीं, मुझे भी एक पूरा जो है एक लीड रोल करना है और ऐसा मुझे कुछ काम करना है जो ना कि सिर्फ हमारे मनोरंजन का ही एक साधन बने, जबकि हमारे देश को भी एक अपने इतिहास को लेकर जागरूकता रहे, क्योंकि ये एक ऐसा इतिहास है जिसे जानबूझकर जो है वो छुपा के रखा हुआ है, जिसे बताया नहीं गया है। तो अब मैं तो यही कहूंगी कि भले लोगों का जमाना नहीं है। भले लोगों का जमाना नहीं है तो कैसे लोगों का जमाना है? ऐसे लोगों का जमाना है। आप देखिए, मेरी फिल्म जो है आने को रेडी है बिल्कुल, और सेंसर सर्टिफिकेट मिला है मेरी फिल्म को। 4 हिस्टोरियंस ने जो है इसको हमें सुपरवाइज किया गया है और मेरे पास पूरी डॉक्यूमेंटेशन है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो मेरी फिल्म में जो है वो गलत दिखाई गई है। लेकिन फिर भी वो लोग, अब मुद्दे भी देखिए, तो मैं आपको अमीश जी मुझे कंप्लीट करने दीजिए। अब बात सिर्फ एक ही चीज पर आ जाती है कि कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि जो भिंडरन वाले हैं वो एक संत है, वो एक महान क्रांतिकारी है और वो एक लीडर है और एक धर्मात्मा है। तो अब उन लोगों ने जो है कहीं ना कहीं डरा धमका के, चाहे पेटिशंस, चाहे देश को जला देने की, चाहे धमकियां हो, चाहे ऑफ कोर्स मुझे भी धमकियां आई हैं। तो और मेरा ये मानना है कि जैसे हमारा भारतवर्ष है और उसी तरह से पंजाब की 99% जो जनता है वो यही मानती है कि जो ये होम मिनिस्ट्री ने नहीं, बहुत पहले जो सरकार थी उन लोगों ने बाकायदा जो है खालिस्तानियों को टेररिस्ट घोषित किया गया है। और ये कोई संत नहीं होता है जो AK-47 के साथ में मंदिर में छुप के बैठा होता है। और आप मुझे कह रहे हैं कि वो खालिस्तान की मांग नहीं की। आप देखते हैं आजकल किसी संत को, कितने संतों को अरेस्ट होता है तो अरेस्ट करने के लिए लेके चले जाते हैं उनको। कितने हमारे 80 से ज्यादा सोल्जर्स को जो है वो अटैक किया। उनके पास ऐसे ऐसे मशीन गन्स थे, ऐसे ऐसे वेपन्स थे जो सिर्फ अमेरिकन आर्मी को ही हासिल थे, हमारी आर्मी के पास भी नहीं थे। ऐसा क्या दर्शाया आपने फिल्म के अंदर जिसको लेकर SGPC को भी आपत्ति है? आपको रेप की धमकियां मिल रही हैं। आपत्ति सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को है जो कि लोगों को भड़का रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि पंजाब की जनता जो है, मैं 99% जनता की बात कर रही हूं, भारतवर्ष की जनता, पंजाब की 99% जनता, मुझे नहीं लगता भिंडरन वाले को जो है वो एक संत मानती है। वो आतंकी है, और अगर वो आतंकी है तो मेरी फिल्म आनी चाहिए। आप बहुत स्पष्ट बोलती हैं, आपको रेप की भी धमकी मिली, इस
तो क्या आपको लगता नहीं है, आपके परिवार ने नहीं बोला इस टॉपिक पर फिल्म बनाने की क्या जरूरत थी? आप भी फिल्म बना सकती थी एक ऐसी, मतलब मैं कोई गुड न्यूज, बैड न्यूज, जो भी कई सारी फिल्में आती हैं आजकल, उस तरह की। देखिए, करने को तो फिर हम, ऐसा नहीं है कि अगर हम बिल्कुल ही बच के अगर जिंदगी में हमेशा ही निकलते रहे तो हम कब तक बचेंगे। मेरी ये सोच नहीं है। और वाकई में अमीश जी, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि, मुझे लगा था और किसी समुदाय को कोई आपत्ति हो सकती है, किसी पार्टी को, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि उस चीज को लेकर, जो कि एक साक्षात है, प्रत्यक्ष है, सबके पास है, और उस चीज को लेकर के भिंडरन वाले को जो है वो आपने आतंकी दिखाया है, उस चीज को लेकर मुझे प्रताड़ित किया जाएगा, मुझे शोषित किया जाएगा। मेरी फिल्म को जो है, इट इज सो एम्बैरेसिंग फॉर मी। 3 कट लगे हैं, 10 बदलाव करने पड़े हैं जी, और उसके साथ ही हमें कितना नुकसान हो गया। फिल्म 4 दिन पहले, रिलीज के 4 दिन पहले जो है बैन कर दी जाती है। तो आई थिंक ये एक तरह से मैं कहूंगी कि एक लोकतंत्र में जो और है, आप बीजेपी की सांसद हैं जिनकी सरकार है। देखिए अमित जी, आप उसमें नमक मिर्च लगा के ज्यादा बता रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि इन द लार्जर ऑफ स्कीम ऑफ थिंग्स, अब मैं आपको एक जो इंसान संसद में भी बैठता है, संसद भवन में भी बैठता है, उसके हिसाब से मैं कहूंगी, इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स, फॉर द इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, सिक्योरिटी ऑफ द पीपल ऑफ द नेशन, कोई भी एक व्यक्ति विशेष कोई भी मायने नहीं रखता है। और खासकर फिल्म की तो कोई हैसियत ही नहीं है। नेशन फर्स्ट है, और हर पार्टी के लिए नेशन फर्स्ट होना चाहिए। और अगर आज हम भारतीय जनता पार्टी की इतनी इज्जत करते हैं, इसीलिए क्योंकि उनके लिए नेशन फर्स्ट है। तो आई थिंक, तो हर एक, अगर एक भी, मैं तो ये कहूंगी, अगर एक भी थिएटर में कुछ, किसी को कोई आपत्ति हो जाती है या किसी को कुछ किसी तरह से डरा दिया जाता है, तो हमें वाकई में बुरा लगेगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये सरकार की जो है पूरी सपोर्ट के साथ ये फिल्म खबरें ऐसी आ रही है कि पंजाब में बैन कर सकते हैं इस फिल्म को, खबरें इस तरह की आ रही हैं। नहीं, वहां तो खैर कुछ लोग इस तरह के घिनौने प्रदर्शन कर रहे हैं, मेरे पुतले जला रहे हैं, किसी तरह की मुझे जो है वो बातें, और लोगों को भड़का रहे हैं। तो लेकिन मैं पंजाब के बहुत नजदीक, मैं हिमाचल प्रदेश में रहती हूं, और मेरा ये मानना है कि ज्यादातर 99% जो पंजाबी है, और कितने ही जो हमारी सरहदों पर भी वो लोग, और भिंडरनवाला का जो ऑपरेशन किया था वो भी पंजाबियों ने ही किया था, और वो भिंडरनवाला को संत नहीं मानते हैं, वो टेररिस्ट ही मानते हैं। जी, इस दौर में एक और भी वेब सीरीज आती है IC-814, जिसमें आतंकियों के नाम बदल दिए जाते हैं। उसके ऊपर कोई कट नहीं लगता, फिर उसकी शिकायत होती है, तब उस पर कुछ सवाल पूछे जाते हैं। क्या आपको लगता है डबल स्टैंडर्ड है? आज जिस मुकाम पर हम हैं टेक्नोलॉजी के साथ, आई थिंक सेंसर, टू बी ऑनेस्ट, एक रिडंडेंट बॉडी बन के रह गया है। और इस बात को मैंने, जो पिछला पार्लियामेंट सेशन हुआ था उसमें भी उठाया था, कि जिस तरह की चीजें OTT पे दिखाई जा रही हैं, जी, यूट्यूब पे बच्चों को एक्सेस है, मतलब हमें डर लगता है, कोई बच्चा फोन कुछ कार्टून नहीं देख रहा, कब स्लाइड करके क्या आ जाए, आप सोच भी नहीं सकते। जिस चीज का एक्सेस है, और सिर्फ पैसा देके आप कोई भी चैनल का एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है, और हम लोग इतना जूझते हैं सेंसर के साथ। ये आपने ब्लड क्यों दिखाया, ये आपने कट क्यों दिखाया, ये जैसा आपने सुना, हमें इतने कट्स जो है वो कहा है करने के लिए। तो मुझे तो लगता है कि वी नीड टू रीथिंक। और सबसे ज्यादा अगर किसी को सेंसरशिप की जरूरत है तो वो है OTT प्लेटफॉर्म। पर क्यों नहीं हो रहा ऐसा? मैंने तो पिछली बार भी संसद में ये चीज, विषय को उठाने अब तो आप ही की सरकार है, आप लोग बोलिए। ये तो आप तो ऐसा, देखिए आप अनरियलिस्टिक बात करते हैं। हमारी सरकार तो नहीं है खैर, पर हम एक वहां पे बैठते हैं, और आपका एक प्रोसेस होता है, आपको मंत्रालय में क्वेश्चन डालने होते हैं, आपका 0 आवर होता है, आपका 377 आवर होता है, उसमें आपके क्वेश्चन डाल। और ये जो OTT का मुद्दा है, इसको लेके मैंने बहुत चक्कर भी काटे, और अभी तक तो खैर इस पे कोई तवज्जो नहीं दिया गया है, बिकॉज जैसा कि आप जानते हैं देश में और भी कई मामले होते हैं उस सेशन के दौरान। लेकिन मेरी ये उम्मीद है कि OTT पे जितनी जल्दी हो जाए, सेंसरशिप जितना जल्दी हो जाए, हमारे देश के लिए उतना ही अच्छा है। आपने कहा कि आपने इस दौर में इंदिरा गांधी को बहुत पढ़ा, और आपकी एक सोच में भी बदलाव आया, तो आपको लगता है कांग्रेस के नेताओं को भी आपकी फिल्म पसंद आनी चाहिए? देखिए, कांग्रेस के नेताओं से तो मुझे कोई उम्मीद रह नहीं गई है आफ्टर व्हाट हैज हैपेंड टू माय फिल्म। अगर इनमें एक थोड़ी भी
इंटेग्रिटी होती और इनमें थोड़ा भी हल्की भी इनमें शर्म होती तो मेरी फिल्म को लेकर इतनी महिलाएं इनकी नेता हैं या इतने सारे नेता, इन्होंने एक बार नहीं कहा कि ये लड़की को भी हक है। हमने पहले भी देखा हुआ है कि कुछ फिल्में हैं, चाहे वो पद्मावत हो या चाहे उड़ता पंजाब हो, उन फिल्मों को लेकर जो है वो अच्छे से रिलीज हुई वो फिल्म, चाहे वो किसी की नाक काटने की धमकी दी गई हो, किसी का गला काटने, लेकिन सरकार ने उनका पूरा संरक्षण किया और अच्छे से वो फिल्में रिलीज हुई और आई। लेकिन जब मेरी फिल्म की बारी आई तो मुझे किसी ने, मैंने खासकर कांग्रेस के लोगों ने, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया और ना ही मेरी फिल्म के बारे में ना इंडस्ट्री ने। और खैर आई डेफिनेटली फील दैट आई एम कम्प्लीटली ऑन माई ओन एंड इस तरह की जब मैं भावनाएं देखती हूँ और इस तरह की मैं जब संकीर्ण सोच देखती हूँ तो मुझे क्या ही उम्मीद रह जाएगी इन लोगों से, आप खुद सोचिए। जी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कांग्रेस के लोग पसंद नहीं है, आपको बॉलीवुड के भी कई लोग पसंद नहीं है। आप कईयों को पागल कहती हैं, कईयों को स्टूपिड कहती हैं, किसी को बिर सिर पैर का कहती हैं, ऐसा क्यों कह देती हैं आप? देखिए क्या होता है ना, आप अब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऐसे दो चार बातें उठा के सुना रहे हैं कि एज इफ ये इलिजिटिमेट है और मैंने ऐसे ही कह दी। उनके पीछे कोई कॉन्टेक्स्ट है और लार्जर कॉन्टेक्स्ट यही है कि जो बॉलीवुड ने जितना इस देश का कबाड़ा किया है, दे शुड टेक ओनर्स फॉर इट। जब हम लोग देखते हैं कि जितने भी ये एक्टर्स हैं वो शो ऑफ के हमारे पास इतने 100 हजारों करोड़ की संपत्ति है, और जब आप देखते हैं कि गुटखा की एड करते हैं, क्या मजबूरियां होगी इनकी कि ये गुटखा की एड करके चबाते हुए आते हैं स्क्रीन पे। ये लोग जो हैं, जब भी कोई भी एंटी नेशनल एजेंडा हो, चाहे हमारी डिप्लोमेसी में, चाहे हमारी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कोई भी हो, चाहे वो पैलेस्टीन को लेके खड़े होना, ये सब एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। एक लाइन में ये मानवता का जो है वो झंडा लेके ये लोग खड़े हो जाते हैं और देश को जो है जब कुल्हाड़ी मारनी हो तो सबसे पहले पीठ पे ये लोग खड़े हो जाते हैं। 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए का इनका रेट होता है इसका, चाहे वो स्टोरी डालनी हो या चाहे वो ट्विटर पे डालना हो, ये कुछ। और जब आइटम नंबर करने की बारी आती है तो ये इज्जतदार लोग, ये मानवता जो सबसे पहले सेक्सुअलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, मैंने आपको पहले भी बताया, हम सोशल मीडिया पे देखते हैं 9-9, 6-6 साल के जो छोटे छोटे बच्चे अपने स्कूल के फंक्शंस पे कैसा डांस कर रहे हैं आइटम नंबर्स पे, क्या उसका वो ओनर्स लेते हैं? जिस तरह की जो फिल्में बना रहे हैं और जहां पे एक फिल्मों का जो हीरो हुआ करता था जिसे हम नायक कहते थे, नायक जो होता था वो खलनायक बन गया, खलनायक नायक बन गया है, जो एक रावण का पूरी तरीके से जो एक साक्षात्कार जिसका होना चाहिए वो उस तरह का इनका नायक है, जो कि गुंडा है, दगाबाज है, औरतों को कपड़ों की तरह बदलता है, उनका पीछा करता है, रेप करता है, अपने अहंकार में आकर खून की जो वो किसी अपनी धर्म के लिए या इसके लिए नहीं खड़ा हो रहा। इस तरह के तो इनके नायक हैं। तो खैर कहने को तो बहुत कुछ है फिल्म इंडस्ट्री के लिए और मैं हमेशा ही कहती आई हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन अब आप एक दो चीजें उठा के बोले कि आपने पागल बोल दिया, किसी को डम बोल दिया, किसी को, तो वो ठीक नहीं है। अब आपने कई स्टार किड्स को उबले हुए अंडे बोला, अब बताइए मैं क्या करूं इसके अंदर? आयुष्मान खुराना को चापलूस बोला, रणबीर कपूर को सीरियल स्कर्ट चेजर बोला। देखिए, अच्छा आप इनकी ऐसी करण जौहर को चाचा चौधरी, आप इनकी जो है वो आप इनकी ऐसी वकालत कर रहे हैं जैसे मैं कि सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, आज जैसे कि मानिए ये पता नहीं कहाँ के जो है वो धर्मात्मा हो, ये सही नहीं है। अब करण जौहर में आपको चाचा चौधरी नजर आ रहा है? खैर, मैं किसी एक इंसान को यहाँ पर पॉइंट आउट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन हम सब जानते हैं ये इंडस्ट्री जो है हवाला से लेकर ड्रग एडिक्शन से लेकर, जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी 86 का मेरा बर्थ है, तब ये लोग दाऊद के साथ घूमते थे, पार्टी करते थे, वो भी मेरा कसूर है। हाँ, फोटोज भी हैं, वो भी मेरा कसूर है। आप देखिए, आप ये सोच सकते हैं, आप मुझे यहाँ पे स्टेज पे बुलाकर आप मुझे कटहरे में खड़ा कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी अंतरात्मा से ये पूछना चाहिए कि ये लड़की को मिल क्या रहा है ये सब करके? ये सारा अपना नुकसान करती है, ये सबको नहीं, ये सबको अपना आप मुझे ये टिकट मत बोलिएगा, ठीक है? मेरे ऑलरेडी बहुत बड़ी पोजीशन है, मैं एमपी की टिकट के लिए ये सब नहीं करने वाली। एमपी की टिकट नहीं, आई एम ऑलरेडी अ सुपरस्टार।
मेरे को आप ये मत बोलिए कि आप इसके लिए नहीं। मेरे जो दादाजी हैं, वो परदादाजी जो हैं, हम ऑलरेडी हमारी फैमिली की कांग्रेस की हिस्ट्री है। मेरे फादर भी कांग्रेस लीडर रह चुके हैं, और मुझे, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, गैंगस्टर के बाद मुझे भी एमएलए की टिकट ऑफर हुई थी कांग्रेस से। तो आप मुझे ये मत कहिए कि मुझे लोगों की जो तो है कुछ बोला ही नहीं है आपने नहीं, खुद तो से। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं ये करती क्यों हूँ? मैं सब लोगों से मैं दुश्मनी लेती पंगा क्यों क्यों हूँ? लेती हैं आप सबसे? एग्जैक्टली हम देश के लिए लेते हैं यार, हम देश- कायर नहीं है। देश के लिए पंगा लेते हैं आप? देश के लिए पंगा लेते हैं, देश के लिए बोलते हैं, अपना तो नुकसान ही किया है। आज इंडस्ट्री में जो है सब लोग खुशी मना रहे हैं कि इसकी फिल्म नहीं हुई, इसने बड़ी अपने सब पैसे लगा के इसने फिल्म बनाई, उसकी फिल्म नहीं आई। ये इंडस्ट्री में खुशियां मनाई जा रही हैं, ठीक है। और मुझे बिल्कुल आइसोलेट किया गया है, मेरा घर टूटा तब इन लोगों ने खुशियां मनाई। जो मैं आई एम राइट नाउ इन द लोनलीएस्ट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो आप मुझे ये मत बताइए कि मैंने इसको ये बोला, मैंने उसको वो बोला। मैं अपने निजी स्वार्थ के लिए होता तो मैं इनकी ईगो आपने पैम्पर छोड़ा करती। क्या क्या मैं बता देता हूँ। बॉलीवुड में खान्स के साथ काम करने के लिए एक्ट्रेस को लगता है कि अगर खान्स के साथ मौका मिल जाए तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। बजरंगी भाईजान आपने सलमान खान के साथ छोड़ दी, जीरो फिल्म आपने शाहरुख खान के साथ छोड़ दी, क्यों? अभी पंगा ही तो है। सलमान खान, शाहरुख खान कौन मना करता है बॉलीवुड में? अमीश जी, ऐसा नहीं है कि मैं, एक वक्त था जब मैं चाहती थी कि मैं इन सब के साथ काम करूं, लेकिन 10 साल का मेरा संघर्ष रहा है जब मुझे सबने डिसमिस किया, इसका कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि एक नॉर्मल सा जो फॉर्मेट होता था, आइटम सॉन्ग करो, 2 गाने करो, कॉमेडी सीन, उसमें मैं फिट नहीं होती थी। तो जब मुझे वो काम नहीं मिला, मुझे एक अलग तरीके से सफलता मिली, चाहे क्वीन हो, तनु वैद्स, मनु हो, मणिकर्णिका हो। मैंने एक महिला ने अपना एक वजूद पाया इस इंडस्ट्री में, और ये इस जनता का मेरे लिए प्रेम रहा है। लोगों की फिर मैं क्यों किसी के साइड में खड़े होकर एक साइड रोल करूं, चाहे वो 2 सीन में आइटम नंबर क्यों करूं? शाहरुख खान के साथ भी, सलमान खान के साथ नहीं, तो आपको क्या लगता है, आप इस तरह के उनके नाम उछाल के क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? क्या कोई बड़े वो क्या है, वो क्या प्रूव करना चाह रहे हैं आप? शाहरुख खान के साथ भी, सलमान खान के साथ भी, तो क्या है वो? क्या वो मुझे बताइए, एक्सप्लेन कीजिए, क्या है वो? बहुत बड़े एक्टर हैं, मतलब आप भी बहुत बड़ी एक्टर हैं, वो भी बहुत बड़े एक्टर हैं। हाँ, तो आपने कहा ना आप भी बहुत बड़ी एक्टर, ठीक है यार, हम भी हैं ना। तो आप अभी आगे कभी कोई फ्यूचर में प्रोजेक्ट आए तब आप सोचेंगी या नहीं? तब भी नहीं सोचेंगी? ऐसा नहीं है, मैंने कोई भी मैंने ऐसा नहीं किया कि मैं इस इंसान को नीचा दिखाऊं ये काम करके, नहीं, ऐसा नहीं किया। मुझे लगा आपको भी तो कभी ऐसा लग सकता है ना यार, हम अपने घर में अच्छे हैं, अपना हमें जो एक अस्तित्व मिला है, मेरी वजह से कल आने वाली बेटियों को भी एक ऐसा यार, एक महिला का भी अस्तित्व होता है। और आपको पता है कि ये जो हीरो लोग होते हैं, ये महिलाओं को कितना शोषण करते हैं, आपको पता है? डिनर पे बुलाना, मैसेज करना, घर पे आ धमकना, आपको पता है ये सब? तो एक बेटी आगे जाके खड़ी हो रही है और कह रही है कि ये सब ठीक है, आप किसी के साथ में समय बिताना चाहते हैं, आपका प्रेम प्रसंग है, वो एक अलग बात है, लेकिन सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन जो है वो ये हीरोज करते हैं। तो अगर एक बेटी आगे आई है और ये अपने दम पर आगे आई है, तो क्या इतना आसमान गिर गया कि इनके साथ फिल्म छोड़ दी, उनके साथ फिल्म छोड़ दी, आपने ऐसा कैसे कर दिया? अब आप किसी मूड में नहीं लग रही इनके साथ आगे भी कोई फिल्म करने के? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूं कि, चाहे मैंने हमेशा ही कहा है कि चाहे वो खान हो चाहे कुमार हो, मेरी जैसी पर्सनैलिटी, मुझे कभी किसी से कोई दिक्कत नहीं हुई है, और जिनसे हुई है वो सबने देखा है। वो मुझे जेल में डालने की कोशिश की, चाहे इन्होंने मिलके जो भी करने की कोशिश की, लेकिन मैं ये जानती हूं कि जिस तरह से अगर आज हम देखते हैं कि चाहे वो कलकत्ता में रेप केस हो, चाहे मुझे खुलेआम रेप करने की धमकियां, हम जानते हैं कि हम महिलाओं की इज्जत नहीं करते हैं, और फिल्म इंडस्ट्री भी कोई डिफरेंट नहीं है। आज कॉलेज में 2-4 लड़के खड़े होते हैं और महिलाएं जाती है तो वो उनकी बॉडी को लेकर, उनके पार्ट्स को लेकर कमेंट करते ही हैं, और फिल्म हीरो भी डिफरेंट बिल्कुल नहीं है, वो भी वैसे ही हैं। लड़की आई तो मतलब एक तरह से हम जानते हैं कि एक लड़की की क्या महत्वता होती है वर्क प्लेस पे भी। एक तो सबसे पहले कि वो दिमाग की स्लो होगी और वो खी करेगी, सारा दिन गिगल करेगी। उसको जो लड़का लेफ्ट लेके जाएगा, अब ये लेफ्ट लेके गया तो मैं इसको राइट लेके जाएगा, तो उसको देखेगा कि डायरेक्टर भी देखेगा कि शी इज गोइंग विद द हीरो, तो वो भी सोचेगा शी इज गोइंग विद द हीरो, व्हाई शी इज नॉट गोइंग विद मी।
इस तरह से महिलाओं को वहां पे शोषण किया। अब बोलेंगे इसने ऐसा बोल दिया, मैंने ऐसा बोला, लेकिन आप लोग ये भी मत भूलिए जो हमारी सरोज खान इतनी सक्सेसफुल हमारी कोरियोग्राफर रह चुकी हैं, जो मेरे पैदा होने से पहले से फिल्म इंडस्ट्री में हैं। उन्होंने कहा था कि जब उनसे पूछा था कि फिल्म इंडस्ट्री में जो है जो लड़कियों के रेप होते हैं, लड़कियों का शोषण होता है, लड़कियों का मीटू होता है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो उन्होंने कहा था कोट अनकोट कि रेप तो करते हैं लेकिन रोटी भी देते हैं। तो इतना नीचा जो है लड़कियों को वहां पे ट्रीट किया जाता है, और बेचारियों को जब रोटी मिलती है तो इनको लगता है तो क्या हुआ, रेप किया तो कम से कम छोड़ तो नहीं दिया, रोटी तो दी। तो ये हमारी बेटियों की, ये महिलाओं की दुर्दशा है फिल्म इंडस्ट्री में। और ऐसी फिल्म इंडस्ट्री में एक कंगना जाती है, तो अगर उसने कह दिया यार कि मेरे को नहीं करनी हीरो के जैसे फिल्म, तो ऐसा क्या आसमान गिर पड़ा कि भाई ये लड़की ने तो ऐसा किया, तो आप तो अपनी मनमानी करती हैं, आप तो किसी की सुनती नहीं है, आप तो साइको हैं, आप तो ये हैं। मुझे समझ नहीं आता कि ये दोगली दुनिया जो है, एक तरफ तो आप कहते हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए, और बेचारी एक बेटी को आगे निकले तो उसका फिर कुछ नहीं छोड़ते हैं। उसी फिल्म इंडस्ट्री ने आपको कंगना रनौत बनाया, पूरी दुनिया आपको आज जानती है। उसी फिल्म इंडस्ट्री ने आपको पद्मश्री दिलवाया, आपके काम की वजह से, उसी फिल्म इंडस्ट्री की वजह से मिला ना। हाँ, तो इस फिल्म इंडस्ट्री को भी तो मैंने इज्जत दी ना, कम से कम महिला सशक्तिकरण की फिल्में बनाई। यहाँ पे मैंने डबल रोल महिलाओं का करके दिखाया, झांसी की रानी पे फिल्म बनाई। आज इनके पास जो 4 पैसे की इज्जत है वो हम ही कुछ गिने चुने लोगों की वजह से है। आपने बीएमसी की बात करी, जब आपका ऑफिस तोड़ा गया उसकी बात करी, और अब आपको वो ऑफिस बेचना पड़ा, ऐसा क्यों हुआ? देखिए वो तो पर्सनल, अब आप पर्सनल सवाल पूछ रहे हैं। नेचुरली ये मेरी फिल्म है, वो आने वाली थी जिसपे मैंने अपनी सब निजी संपत्ति लगाई थी, अब वो नहीं आई है, तो खैर संपत्ति है वो इसी काम के लिए होती है, कभी कोई मुश्किल वक्त आए तो बेच दी। अब उसके लिए भी मेरे को यहाँ पे सफाई देनी पड़ रही है। नहीं, सवाल पूछा मैंने तो। चलिए एक चीज पर आपको सफाई देनी पड़ी, किसानों को लेकर जो आपने बयान दिया था, आपकी पार्टी ने भी उस पर बोला, उस पर आप क्या कहना चाहती हैं? मैंने किसानों को लेकर जो है जो एक है बात कही थी कि किसान आंदोलन में जो है, एक तो सबसे पहले जैसा मैं कहती हूँ कि भले लोगों का तो जमाना है नहीं। अब हम सबने देखा है कि जो चाहे लाल किला पर जो है वो खालिस्तान का झंडा लहराया गया हो, या गैंग रेप हुए हो, या खालिस्तान की जो डिमांड की गई हो, तो एक भले मानुस से किसी ने पूछा कि ऐसा ऐसा फार्मर्स, तो उसने बोल दिया कि हाँ भाई हुए, वो वैसे हुआ, और जी सब बंदूकें तन गई, और सब जो है एक लड़की को जो है जिंदा जला दो, जिंदा काट दो। क्या ये कल्चर है? क्या आप खुद सोचिए, क्या हमारे देश में इस तरह का माहौल होना चाहिए? पार्टी ने भी आपको कुछ बोला उसके लिए? पार्टी ने बोला कि संभल के बोलना चाहिए? नहीं, खैर संभल के तो सभी को बोलना चाहिए, मुझे ही नहीं, संभल के तो सभी को बोलना चाहिए। पार्टी की गाइडलाइंस होती है, और उन गाइडलाइंस की मेरे को जो है एक लिस्ट मिली थी। वो चाहे उनका जो भी स्टैंड हो, मुझे ये कहा गया है कि हमारे जो पार्टी के लीडर्स होते हैं उनका जो स्टैंड होता है, यू हैव टू बी विद दैट स्टैंड। बट इन नो वे पार्टी हैज टोल्ड मी कि जी आप किसी चीज के बारे में बात नहीं कर सकते, कि आप बोल नहीं सकते। उस पे भी पार्टी ने जब बोला इसको लताड़ा गया, इसको फटकारा गया, इसको बुला के डांटा गया, यार मुझे लगता है कि इस तरह की जो लैंग्वेज है एक किसी महिला के लिए ये अच्छी नहीं है। जब भी एक महिला जो है कुछ करती है, इंटेलिजेंट होती है या कुछ होता है, तो उसको लेकर ये काला जादू है, ये चुड़ैल, इस तरह की जो शब्द। और वही अगर कोई मेल, ये सबका वो मैवरिक है, ही इज मल्टी डायमेंशनल, ही इज अ वेरी गुड ओरेटर, ही इज वेरी क्लेवर विद हिज आंसर्स। अगर हम लोग तो कहीं विट से भी कुछ बोल दे तो उसके पीछे कॉमेडी म्यूजिक लगा के, ओ व्हाई इफ आई एम इंटेंशनली फनी, it is not I am not smart, I am stupid. But अगर कोई मेल जो है वो intentionally has got wit, he's got humor and he's giving clever answers, तो he is this maverick and larger than life। ये जो डबल स्टैंडर्ड्स है ना, these कैसे, आप बताइए महिलाओं की स्थिति इस देश में कैसे उभरेगी अगर हम अपनी डबल स्टैंडर्ड्स जो है वो ठीक नहीं करेंगे? अब आपको फिल्म इंडस्ट्री के काफी लोग पसंद नहीं है, कांग्रेस के लोग भी पसंद नहीं है, तो क्या सिर्फ बीजेपी के लोग अच्छे हैं? ऐसा नहीं है कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री के लोग पसंद नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पसंद कौन है ये बता दीजिए, पहली बार होगा ये, 2 नाम तो दीजिए।
बहुत बहुत अच्छे अच्छे लोग फिल्म इंडस्ट्री में के हैं, लेकिन आपको लगता है कि जो पर्दे पे दिखते हैं सिर्फ वही लोग होते हैं। ऐसा नहीं है। वो तो मात्र 10% काम करते हैं, 90% सैलरीज ले जाते हैं और बाकी सबको गड्ढे में डाल के खुद निकल जाते हैं। हमारे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे टेक्नीशियंस हैं, राइटर हैं, जैसे मैंने कहा हमारे जो अभी राज्यसभा के मेंबर भी हैं विजेंद्र प्रसाद गारू, जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी फिल्म, अब उनकी बातों में आपको इंटरेस्ट नहीं होगा, झटपट अपना क्वेश्चन डाल के मैटर बदलना चाहेंगे, सो तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतरीन काम है, लेकिन अब आप लोगों को उनमें इंटरेस्ट नहीं है। अब हम क्या करें? नहीं, मेरे को इसमें जरूर इंटरेस्ट है, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू ये सवाल आया कि कंगना रनौत का बेस्ट फ्रेंड कौन है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। एक कोई होगा, एक कोई होगा जो भी है। बेस्ट फ्रेंड तो खैर बहुत, आपने हम लोग 50-60 दिनों के प्रोजेक्ट्स करते हैं तो मिलते हैं, फिर तो मेरे सहयोगी बहुत, अब अनुपम जी देख लीजिए या श्रेयस जी देख लीजिए, विजेंद्र प्रसाद गारू हो गया, और ऐसे कोई लोगों की कमी नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में जो कि एक मुझे रिस्पेक्ट देते हैं और मेरे साथ जो है वो कॉर्डियल हैं। तो ऐसी कमी नहीं है, लेकिन वही है कि कुछ लोग जिन आपको उन्हीं में इंटरेस्ट है जो कि बदमाश कंपनी है, और उन्हीं के बारे में आप क्वेश्चन भी पूछेंगे सारे। अब चलिए, अब मैं कुछ राहुल गांधी, आपका फेवरेट टॉपिक, उस पर सवाल पूछ लेता हूं। राहुल गांधी पर जब आप चुनाव लड़ रही थी और आपने मेरे साथ ही साक्षात्कार किया था, आपने राहुल गांधी पे क्या बोला था, मैं आपको सुनवा देता हूं, वो बाइट सुनते हैं। राहुल गांधी को देख के तो मुझे सच में तरस ही आता है। और क्यों आता है आपको तरस? मुझे वो बहुत बेचारे लगते हैं। मैंने वो नजारा देखा था, वो जाके प्रधानमंत्री को के गोद में बैठ के उनको हक कर लिया और कहते मोहब्बत की दुकान मुझे खोलनी है, फिर जाके ऐसे आंख मार दी। क्या मतलब, वो एक कार्टून कैरेक्टर यार, कम ऑन यार, मुझे हंसी आती है, मुझे एकदम कार्टून लगते हैं वो। राहुल जी आपको कार्टून लग रहे थे तब, अब संसद में आपके साथ बैठते हैं, आपके विचार थोड़े बदले? अब तो मुझे वो पूरा कॉमेडी शो लगते हैं, पहले तो वो मुझे कार्टून लगते हैं, पूरा कॉमेडी शो। जिस दिन राहुल जी संसद आते हैं उस दिन तो मतलब हमारा वो एंटरटेनमेंट वाला रहता है फुल। और जिस तरह वो एलओपी है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके ऊपर राहुल जी पे। लेकिन अब उनका है व्यक्तित्व वैसा, तो हम क्या कर सकते हैं। और उनकी बातें जो है वो पूरे देश से तो छुपी नहीं है, तो खड़े हो जाएंगे वो और भाषण देने, खुद को कहेंगे मैं शिव जी की बारात हूं, और फिर जो है इस तरह की बेसर पैर की भगवानों की तस्वीरें लेके आते हैं। और सबसे उनका जो, जैसे हम स्कूल में होता है ना, स्कूल में कहते हैं ना, ओ पीछे देख ऐसे करके, तो जब भी हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलने लगते हैं ना, तो वो हमेशा उनको ओ पीछे देख, अपने पीछे देख, ऐसे करके चिल्लाते हैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। और फिर अगर फिर भी नहीं डिस्ट्रैक्ट करे तो सबको ऐसे करके उनके जहां पे प्राइम मिनिस्टर बोल रहे होते हैं, जो वेल रहता है, उसमें आके वो लोग जो चिल्लाने लगते हैं कि मतलब उनकी आवाज ना सुनने को जाए। क्या प्रधानमंत्री जो बोलना चाहे वो ना बोल सके? और हमारे प्रधानमंत्री जो हैं पहले पानी का ग्लास लेते हैं और उनको देते हैं कि तुम्हारे गले ना सूख जाए, पहले तुम लोग पानी पी लो। तो इस तरह का वहां पे कॉमेडी शो चला होता है। और मैं सोचती हूँ कि ये लोग लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, कि ये इनकी स्ट्रैटेजी है कि अगर हमें प्रधानमंत्री जी के सामने कुछ स्मार्ट नहीं बोल पाए तो चिल्लम चिल्ली करके जो है उसको, तो खैर ही नीड्स टू ग्रो अप। और अब भी he needs to grow up, he is 50+, आप कह रहे हैं he needs to grow up, बट और आपने तो कह दिया वो कितना कंट्रोवर्शियल का कि उनका ड्रग टेस्ट होना चाहिए, आपने बयान दिया ये। अगर आप उनको देखेंगे कि जिस तरह से वो पार्लियामेंट में बैठे होते हैं, कितनी देर तो उनकी आंखें ये ऐसे पूरी ऐसे होगी और वो एक टक दृष्टि से वो एक जगह देखते रहते हैं। तो आई डोंट नो, ही जस्ट ब्लैक्स आउट। वो कंसंट्रेशन हो उनका। यार अब मुझे नहीं पता, मैंने कहा कि होना चाहिए ड्रग टेस्ट। आई डोंट नो इफ ही डज ड्रग्स और नॉट। और अब भी उन्होंने बाहर जाके अगर आप देखें जिस तरह से मतलब क्या मैं कहूँ, एक तरह से देश की नजरों में गिर जाना, क्या क्या उन्होंने बाहर जाके कहा कि महिलाओं को, जो बीजेपी है वो महिलाओं पे शोषण करती है, अत्याचार करती है और उनको खाना बनाने को कहती है और ज्यादा नहीं बात करने को कहती है। क्या आप सोच सकते हैं इस तरह की बातें कर रहे हैं वो, जिनका कोई लॉजिक नहीं है। और हमारे जो देश है उसमें सरदार जो है पगड़ी नहीं पहन सकते, गुरुद्वारा नहीं जा सकते। मतलब कोई सर पैर ही नहीं किस बात का। जैसे एक छोटा बच्चा जाके कहीं रोना कि मुझे ये खिलौना नहीं मिला, उस तरह की बातें वो करते हैं। मैं कहती हूँ कि किसी तरह की भी कोई सर पैर, अगर वो अपनी बात कहना चाहते थे, बाहर जो है किसी तरीके की सिंपैथी लेना चाहते थे, तो ये उनकी वोकैबुलरी है
कि महिलाओं को कहते हैं खाना बनाओ और बात मत करो, ये इस तरह की उन्होंने बातें। सिखों को लेकर भी टिप्पणी करी जिसका आपने जिक्र किया। उस पे बिट्टू हैं जो कि मंत्री हैं आपकी सरकार में, बीजेपी की सरकार में, उन्होंने बोला कि इस देश का कोई नंबर 1 आतंकी है तो वो राहुल गांधी है। ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं है? आप इस पर क्या रिएक्ट करना चाहती हैं? देखिए, उन्होंने जो कहा वो मैं बहुत पहले से कह रही हूं। मैं बहुत पहले से कह रही हूं कि वो एक शख्स, हम लोग क्या, हमने भी बचपन में ऐसे लोग देखे हैं कि एक मेटाफोर के रूप में, जो लड़की आपको नहीं मिले तो आप उस पे एसिड फेंक दो, ऐसे भी लोग होते हैं। तो हमारा जो देश है, अगर उन्होंने नहीं चुना तो इसको बर्बाद कर दो। चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी हो, उसकी बातें हो, अमेरिका में जाके वो कहते हैं कि आपको भारत में इंटरफेयर करना चाहिए, चाहे वो आज, मैं राहुल गांधी से पूछना चाहती हूँ, क्या वो भिंडरनवाले को खालिस्तानी मानते हैं या नहीं? क्या वो उसको टेररिस्ट अगर वो इस बात का जवाब दे देना तो मैं अपने शब्द वापस ले लूं। अगर वो इंसान में, इतने बड़े पद पर अगर हैं। वो इंसान में जिसने हमारे प्रधानमंत्री को, जिसको वो दादी कहते हैं, जिसने 35 गोलियों से उसको छन्नी किया था, एक बूढ़ी औरत को, तो 35 गोलियां चाहिए थी उसको मारने के लिए, वो तो एक गोली से भी मर सकती थी। वो उसको अगर वो कह दे कि वो आतंकी थे, आई विल टेक ऑल माई वर्ड्स बैक। मैं तो पार्लियामेंट नहीं जाऊंगी दूसरी बार अगर वो बंदा बोल दे। ही इज अ वेरी डेंजरस पर्सन बिकॉज ही इज स्टूपिड। राहुल गांधी इज अ डेंजरस पर्सन। वो एलओपी He है is- पार्लियामेंट के अंदर, आप कह रही है डेंजरस है, क्यों? मैं- आप जहरीले भी उनको कह चुकी हैं पहले। क्योंकि जिस तरह से अब डेस्परेट टाइम्स डेस्परेट मेजर्स जो हमने सुना हुआ है ना, कि वो ही इज सो डेस्परेट कि ये तो होने नहीं वाला है, तो अब जिस तरह से जो भी है वैसे वो हम पार्लियामेंट में हम साक्षात देखते हैं, हुड़दंग मचाने लग जाते हैं, वो लोग उछलने लग जाते हैं, सामने आ जाते हैं राक्षसों की तरह, ऊपर नीचे चिल्लम चिल्ली करने लग जाते हैं जोर जोर से। हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं कि ये क्या और जो हमारे अध्यक्ष हैं वो खड़े हो जाते, वो कहते क्या हो रहा है, ये बात नहीं करने देते। तो क्या लगता है आपको ये क्या है? अच्छा, कभी पार्लियामेंट में राहुल जी के साथ आमना सामना हुआ, कभी बातचीत करने का मौका मिला उनसे, कभी उन्हें समझने का मौका मिला राहुल जी से? नहीं, ऐसा तो मतलब किसी मौके की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अब उनको बचपन से देखते ही आ रहे हैं, उनको समझते हैं, उनमें जो समझ में लायक है। संसद में आपका कोई संवाद हुआ, उनके साथ कोई बातचीत हुई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कांग्रेस के लोगों से तो बातचीत होती होगी आपकी? हाँ, कांग्रेस के लोगों से बातचीत होती है, और मुझे लगता है कि कांग्रेस ऑल्सो डिजर्व्स अ बेटर लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ये जो फैमिली है, इसने जो थोपा हुआ है, वो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि ये इस नेपोटिज्म और डायनेसिटी से की जंजीरों से हम बाहर निकले, और इसका मैंने हमेशा से ही बहिष्कार किया, चाहे मैं फिल्म इंडस्ट्री में रही हूँ। आप बेटर की बात कर रही हैं राहुल गांधी। कांग्रेस वाले कहते हैं पीएम मटेरियल, आने वाले भविष्य के प्रधानमंत्री हैं राहुल गांधी। देखिए, ये जो फैमिली है, इसकी फैमिली की जो हिस्ट्री है वो आप इमरजेंसी में बहुत अच्छे से देखेंगे कि ये जो फैमिली है, इसने कैसे इस देश को जो है अपनी एक निजी संपत्ति समझा है हमेशा, और जितना डैमेज इस फैमिली ने इस देश को किया है ना, ये हमारे देश का जो स्वाभिमान है, ये अभी तक भी पूरा नहीं जागा है कि अभी भी ये लोग हमें तंग कर रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, और अभी भी ये लोग कहते हैं कि हम पीएम मटेरियल है। कहीं ना कहीं तो कमी हम में भी है, सारी कमी उनमें नहीं है, हम में भी कुछ ना कुछ तो कमी है। जी, लेकिन क्या आपको लगता है कि मैं इसलिए बात बोल रहा हूं कि आपने बोला कि बड़ा पप्पू दिल्ली में है, छोटा पप्पू हिमाचल में है, मंडी में आपने जिक्र किया, लेकिन अब जो राहुल गांधी के रणनीतिकार हैं सैम पित्रोदा, वो कहते हैं राहुल अब पप्पू नहीं है, ही इज नॉट अ पप्पू। मैं उनको कोट कर रहा हूं। Essentially a person, अब एक इंसान जो अपने दम पर, अपने संघर्ष पर, अपने बलबूते पे ऊपर आया होता है ना, उनका जो उनके जो तौर तरीके होते हैं ना, वो पूरी दुनिया को दिखते हैं। चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, या गडकरी जी हो, या जो अमित शाह जी हो, जो एक सेल्फ मेड लीडर्स होते हैं। लेकिन ये वाली जो होती है वो क्लास, जो चाहे हम अपनी फिल्म इंडस्ट्री में भी देखें या हम लोग इस तरफ भी देखें, इन लोगों का एक ही पूरा कैरेक्टर है। जो जैसे इनकी शक्लें हैं, वो जैसे आपने कहा, चाहे हिमाचल में है, चाहे यहाँ पे है, चाहे फिल्म इंडस्ट्री में भी है, बस ये लोग जो है वो इनके तालियां बजाने वाले एक टिपिकल 10 लोग होते हैं, वो लोग इनकी तालियां बजाते रहते हैं, और ये लोग जो है अपना बच्चा बन के घूमते हैं। 50 साल की उम्र में। तो अब उनका बुद्धि तो उतनी है, बुद्धि तो ग्रो इंसान की तभी होगी जब वो इंसान जो है किसी तरह के
आपको लगता है राहुल गांधी में बुद्धि नहीं है? मतलब वो एलओपी हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, पार्टी का काम कर रहे हैं। नहीं, मैं आपसे पूछती हूँ, मुझे आपकी भी बुद्धि का स्केल जानना है कि क्या राहुल गांधी बुद्धिमान है? नहीं, मुझे जवाब चाहिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या राहुल गांधी बुद्धिमान है? नेता तो है वो, नहीं, मैं पूछती हूँ कि बुद्धिमान तो दिखते ही है थोड़े, जिन्होंने हमें पता चल गया इनकी भी बुद्धि के क्या स्टैंडर्ड्स हैं, हमें पता चल गया। देखिए आप बस हो गया। चलिए अगला क्या, केजरीवाल जी आपको ठीक लगते हैं? अरविंद केजरीवाल, अभी उन्होंने इस्तीफा देने की पेशकश कर दी है। अरविंद केजरीवाल आपको ठीक लगते हैं? मेरे ठीक लगने या लगने से क्या होगा? जो दिल्ली की जनता है उनको जो है वो डिसाइड करना है कि किस तरह के लोग जो है हमारी दिल्ली को जो है वो खोखला कर रहे हैं, बेजान कर रहे हैं। तो उस हिसाब से वो लोग अपना डिसाइड करेंगे। दिल्ली की जनता को ये ज्यादा सोचना है कि यार हमारी तो लाइक डिसलाइक से क्या फर्क पड़ेगा। जी, शिमला का एक मुद्दा है और मंडी का एक मुद्दा है। वहां पर एक अवैध मस्जिद को लेकर काफी सारे सवाल हो रहे हैं। मंडी में भी एक अवैध मस्जिद हुई है जिसको लेकर एक आंदोलन भी हुआ है। आप मंडी की सांसद हैं, आप हिमाचल की से आती हैं, क्या कहना चाहती है इस विषय को लेकर? बहुत सी बातें हो रही हैं, बहुत सी बयानबाजी हो रही है, आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, हम यहाँ से इस स्टेज से जो है किसी भी चीज के बारे में जब भी एक अपना जस्ट सिर्फ बयान देते हैं ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो वहाँ के लोकल हैं उनकी जो स्थिति है उसको हम कंसीडर करें। तो अभी इस वक्त में जो हम हिमाचल के लोग हैं वो सबसे ज्यादा जो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन है रिफ्यूजीज की, और वो भारतीय नहीं है, वो बाहर से आते हैं, वो नाम बदल कर आते हैं, वो नाम बदल कर अपने उनके आधार कार्ड जो है वो फेक होते हैं, उनको वहां पे जमाया जा रहा है। और सबसे ज्यादा हैरान करने देने वाली बात यह है कि वो किसी भी चीज का रेंट पे लेने के लिए या किसी भी चीज को ना दुगनी कीमत देते हैं। उनके पास इतने पैसे की जो है प्रबंध होता है या उनको सपोर्ट होती है। इसी तरह से जो है इलीगल, चाहे वो वक्फ की लैंड हो चाहे कुछ भी हो, तो खैर कोई हिमाचल में आइए, आप हिमाचल में आपका स्वागत है। अगर आप वहां पे किसी भी तरीके से कुछ भी बिजनेस करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, आपका पूरे विश्व के लोगों का हिमाचल में स्वागत है। लेकिन अगर इलीगल लोगों से, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन से अगर हिमाचल के लोगों को प्रॉब्लम है और अवैध बिल्डिंग्स का जो है, मस्जिद क्यों, जो भी अवैध जो बिल्डिंग बनी है उनसे जो है हिमाचल के लोगों को अगर प्रॉब्लम है, तो मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई नाजायज चीज है। ये जायज चीज है, उनका हक बनता है कि वो उस चीज को जो है सॉल्व करे प्रशासन। लेकिन क्या आपको लगता है कि जैसे कांग्रेस आरोप लगा रही है, हालांकि कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के मंत्री ने सब बातें बोली, लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी इसको कम्युनल करना चाह रही है, इस इशू को बीजेपी पे आरोप लग रहा है, आपकी लोकल लीडरशिप पे वहां पे आरोप लग रहा है। देखिए ये जो है ना, इस तरह के मामले जो है, अभी आप जैसे आप जानते हैं कि इतनी सारी मुफ्त की चीजें प्रॉमिस कर करके हिमाचल इज राइट नाउ इन फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर आप देखें, उस चीजों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये कई तरह के हथकंडे जो है वो कांग्रेस की सरकार अपना रही है। लेकिन उनके पास एसेंशियली द मैटर ऑफ फैक्ट इज कि जैसे दिल्ली कोलैप्स हुआ, जैसे यहाँ पे जहां पे भी कांग्रेस की या कोई दूसरी ये जो सरकार मिली जुली जो बनी रहती है, वहां पे जो सिस्टम है अगर आप देखें पूरी तरह से करप्ट होके वो क्रैश हो जाता है पूरी तरीके से। आज वहां पे लोगों को सैलरी देने के पैसे नहीं है, वेतन या पेंशन नहीं लोगों को मिल रही है, तो लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं। अब उनको भी कम्युनल बोला जा रहा है। ठीक है, कुछ लोग अवैध चीजों के निर्माण के लिए उतरे होंगे, लेकिन 90% तो अपने वेतन के लिए उतरे हुए हैं। 90% जो है उन लोगों की जो सैलरीज, जो मुफ्त के जो पैसे मिल रहे थे, वो तो बेचारे भूल ही चुके हैं, वो तो उनको कभी मिले ही नहीं, तनख्वाहें नहीं मिल रही, जो उनकी उसके लिए उतरे हुए हैं वो, और उनको क्या कि कम्युनल किया जा रहा है। तो इसमें मीडिया का भी कुछ हिमाचल पर हम तो सवाल पूछते हैं लगातार, पर हिमाचल की सरकार से भी जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने बोला हम इसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ हिमाचल को लेके जा रहे हैं, इसलिए ये दिक्कत हो रही है। खैर, द होल वर्ल्ड इज वॉचिंग कि क्या स्टेबिलिटी वहां पे आ रही है, और हिमाचल की जो स्थिति है इस वक्त एज ए हिमाचली आइड से कि बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। जी, मेरा अगला सवाल है आपसे कि अब आप क्योंकि पॉलिटिक्स में हैं, सांसद हैं, तो फिल्में करने का उतना समय आपको मिल पाएगा, उतनी फिल्में कर पाएंगी? अब फिल्में मेरी पहले आ तो जाएं, फिर मैं करूं, नहीं तो करते रहने से क्या फायदा जो कभी फिल्म आए ना थिएटर तक। इमरजेंसी तो आ रही है अब, आई होप सो। आप भी सहयोग दीजिए, मैं जनता से भी चाहूंगी कि सहयोग दें ताकि मेरी फिल्म आए तो सही। पहले जनता से क्या सहयोग चाहिए आपको? मैं यही चाहूंगी कि किसी भी तरीके से आप इस फिल्म को ये जो फ्रिंज ग्रुप्स हैं उनकी दृष्टि से ना देखें। ये फिल्म जो है एक बड़ी ही ऑथेंटिक
फिल्म है और हमें सेंसर से, जो एक गवर्नमेंट बॉडी है, उससे सर्टिफिकेट मिला हुआ है। और कुछ फ्रिंज ग्रुप्स अगर किसी को भड़का भी रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, तो आप फिल्म देखकर ही अपना निर्णय लीजिए कि ये फिल्म कैसी है। आने से पहले उसको बैन मत कर दीजिए प्लीज। चलिए, क्या आपको लगता है ये जो फ्रिंज ग्रुप का आप जिक्र कर रही हैं, ये क्या मतलब ये फ्रिंज ग्रुप्स बॉलीवुड के हैं या बॉलीवुड के बाहर के हैं? कहीं ना कहीं तो इनको, चाहे वो ऑपोजिशन हो, उन्होंने इंस्टिगेट किया हुआ है, या कुछ चुनावी माहौल में भी जो है इन लोगों ने कुछ ज्यादा ही भड़कीला करके लोगों को, जनता को जो है गलत मैसेज देके, अब आप जानते हैं कि जिनको भड़काया जाता है वो सोशल मीडिया पे उनको अपनी लैंग्वेज में या अपने लोकल डायलेक्ट में जो वो मैसेज दे रहे हैं, वो मासूम लोग तो वही मैसेज ले रहे हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं उन्हें भड़काया जा रहा है मेरे खिलाफ, एंड आई थिंक दिस इज अनजस्ट। एक सवाल और, वो ये है कि कल प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है, तो आप उनको कैसे विश करना चाहेंगी? प्रधानमंत्री जो है हमारे देश के लिए एक, आई वुड से कि नॉट जस्ट अ रे ऑफ होप, बट ही इज अ फुल ब्लोन ब्लेजिंग सन दैट वी हैव, and it is our fortune that we have him. Or a wise man told me that, and I totally believe that it is true, a wise man told me that if we as a nation, we don't make it in his time, we do not deserve to make it. Happy birthday, Prime Minister. जी, मेरा अगला सवाल जो है वो सोशल मीडिया से प्रेरित है और आखिरी दो सवाल ही हैं ये। आप एक सफल अभिनेत्री रही हैं, अब आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, क्योंकि काफी लोग जानना चाहते हैं कि अब आप लाइफ में क्या आगे बढ़ेंगी, क्या आप भी एक फैमिली यानी शादी करेंगी? I definitely want to get married, and और इसी एमपी टर्म में होगी ये शादी? hopefully उसके बाद तो करने का फायदा ही नहीं है फिर। जी, तो कब उम्मीद कर सकते हैं हम? आप मेरी फिल्म रिलीज कराइए पहले, फिर अगले समय में मैं आपको बताऊंगी। देखिए, मेरे अगर हाथ में होता तो मैं तो कल ही करा देता, लेकिन ये सब तो नहीं, अगर मुझे मीडिया का सपोर्ट मिला होता तो भी इतनी बात आगे नहीं बढ़ती। ये एक छोटी सी चीज से शुरू करके कि दिस इज अगेंस्ट सिख, ऐसे करके शुरू हुआ। लेकिन अब नेता पक्की बन गई हैं, आपने सवाल को कैसे बदला, पूरी नेता बन गई हैं, अब आपको मानना पड़ेगा। तालियां इस बात के लिए भी, कंगना जी अब फुल नेता बन गई है। और अब कुछ एक तस्वीरों वाला राउंड है, कुछ तस्वीरें आएंगी और उस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देखते हैं पहली तस्वीर किसकी आ रही है। बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट के बीच में राहुल गांधी, क्या कहना चाहती हैं आप? वही है कि इनकी पॉलिटिक्स, इनकी जो पॉलिटिक्स है, दैट इज I personally feel कि the nation can see through this kind of dirty politics. लेकिन having said that, कि जब भी जो लोग opposition के लिए बोलते हैं, they get a lot of appreciation from the media, from the so-called the system, the lobby and everybody. लेकिन अगर हम कहीं सपोर्ट करते राष्ट्रवादी पार्टी को, या जो, खैर अब तो मैं पॉलिटिक्स में हूं, लेकिन उससे पहले तो पूरी तलवारें हमारे लिए खींच जाती थी, तो दिस इज वेरी अनफेयर। मैं आई डोंट माइंड कि दे आर सपोर्टिंग कांग्रेस, लेकिन एट द सेम टाइम फॉर देम टू बिहेव लाइक वी आर ए पॉलिटिकल, आई थिंक दैट इज अ बिट क्वेश्चनेबल। अगली तस्वीर देख लेते हैं किसकी आ रही है। जया बच्चन जी, क्या कहना चाहती हैं आप? अब ये इसके ऊपर आप क्या कहना चाहती हैं? यार, ये मेरे को एक्टर रह चुके हैं और मुझे इतनी सफाई जो मेरे और चिराग की फोटो को लेके देनी पड़ती है हर जगह जाके, तो अभी सच में लगता है कि कुछ है क्या, हमें भी ऐसा लगता है कि कुछ है क्या। नहीं, मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं, मैंने तो सिर्फ तस्वीर दिखाई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और मीडिया ने आउट ऑफ प्रोपोर्शन ये मैटर कर दिया पूरा, बट ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड। और हम लोग ने पहले एक फिल्म भी की है, उन्होंने एक्टिंग भी की है इससे पहले, तो और अबव एवरीथिंग ही इज जस्ट अ वेरी हम्बल पर्सन एंड वेरी पर चर्चे बहुत हो गए, मतलब इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आप लोगों की मेहरबानी है, और तो क्या कहें। जी, चलिए अगली तस्वीर देखते हैं किसकी आ रही है। अब इन दोनों में से बेहतर कौन है, आयुष्मान खुराना और दिलजीत में से?
अब आप देख लीजिए, इनमें से जो भी राष्ट्रवादी है वो मेरा फेवरेट है। वो देशद्रोही है, इस देश के टुकड़े चाहता है, तो उसके लिए एक को तो पसंद करिए। इन दोनों में से जी मेरे लिए, मैं इनको पसंद करके क्या करूंगी? मैंने थोड़ा ना इनके साथ काम करना है, मुझे इनको पसंद करने की जरूरत नहीं है। द थिंग इज दैट ये जो भी हैं, आई थिंक दे शुड रिस्पेक्ट विमेन। और इनमें से अधिकतर जो है शुरू में मेरे फैन होते हैं, फिर बाद में ये लोग क्या करते हैं कि किसी एक ग्रुप में आने के लिए जो है, मेरा तो ये मानना है कि ठीक है, आपको किसी ग्रुप में आना है आप जाइए, लेकिन क्या जरूरी है कि आपको मेरा सहारा लेके मुझे ही नीचा दिखा के या मेरे बारे में मीडिया में कुछ गंद बोल के या मुझसे लड़ाई करके ही आप उनके फेवरेट बन सकते हो? ऐसी फ्रेंडशिप कभी नहीं टिकेगी। आप फ्रेंडशिप अपने दम पे करिए, मुझे यूज करके मत कीजिए। चलिए एक सवाल, क्योंकि आपने बॉलीवुड में ग्रुप्स की बात करी, बॉलीवुड में है कितने ग्रुप, ये तो जनता के सामने आना चाहिए। जब आप इतनी बातें बोलती हैं कितने ग्रुप, 2-3 तो हमें पता है। देखिए, खैर बॉलीवुड में असेंशियली जो है, आप जो है व्हेन यू आर एन इंडिविजुअल ना, जिसकी कुछ ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्टिंग इंडिविजुअल, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ सफिशिएंट इंडिविजुअल। अगर आपको ड्रग्स की आदत है, वो लत है आपकी, वो एक आपकी मजबूरी है, तो आपको ग्रुप में रहना पड़ेगा ना भाई। कौन ला के देगा, कौन करेगा, किधर करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ से सप्लाई होगी? ग्रुप चाहिए ना आपको। ठीक है, अब आपको, अगर आपको और कोई लतें हैं, उसके लिए भी आपको ग्रुप चाहिए। अब आपका जो है इस तरह से आपका जो फॉर्मेट है कि people can see कि you're not talented और you don't have appearance और you don't have the kind of it takes, तब भी आपको ग्रुप में रहना पड़ेगा। तो लोगों की जिसकी जो जरूरतें होती हैं, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए लोग एक ग्रुप में रहते हैं। तो उस तरह के ग्रुप हैं, अपने अपने ग्रुप्स हैं। कोई शराबबाजी के ग्रुप हैं, कोई और के ड्रगबाजी के हैं, कोई नेपोटिज्म माफिया के ग्रुप है, बहुत ग्रुप। आपको कौन से ग्रुप में जाना है? क्वेश्चन वो है। मुझे तो किसी ग्रुप में नहीं जाना। मेरा नहीं तो आप क्यों मैं पूछ तो रहे हैं नेटवर्क इतना? 18 ग्रुप में हूं। चलिए अगली फोटो देख लेते हैं किसकी आ रही है और क्या पॉइंट है। पीएम बेहतर कौन है, इंदिरा जी या प्रधानमंत्री? ये क्या क्वेश्चन है? ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जो सूरज की तरह चमकते हैं, पूरे विश्व को रोशन करते हैं, वो हमारे सबसे सर्वश्रेष्ठ है। जी, क्योंकि इंदिरा जी का आप किरदार निभा रही हैं, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। हाँ, तो उनकी मैं किरदार निभा रही हूँ, लेकिन उनके एक जो उनका जो करियर है, उसपे जो इतना बड़ा धब्बा जो लगा हुआ है इमरजेंसी का, जो उन्होंने इतनी बड़ी गलती कर दी जो लाइफ में, वो आई थिंक कहीं ना कहीं उसने सारे उनके काम को जो है वो ओवरशैडो कर दिया। इसीलिए हमने इमरजेंसी फिल्म बनाई है। और हमारे जो प्रधानमंत्री है, वो शायद ही, मैं तो कहूंगी विश्व के शायद एक मात्र ऐसे नेता होंगे, कभी कोई करप्शन चार्ज उन पे नहीं है, कोई घोटाला चार्ज उन पे नहीं है, कोई इस तरह की कोई भी, कितने इनके टाइम में हर जगह जो है प्रेसिडेंट रूल झटपट सरकारें रद्द कर दी जाती थी। टेगो एक भी दाग उनके चरित्र पे नहीं है, और इसीलिए तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। जी चलिए, आखिरी सवाल। नई जनरेशन की एक्ट्रेस में से आपको सारा अली खान, जानवी कपूर, अनन्या पांडे, इन तीनों में से कोई पसंद है आपको, लगता है जिसका ब्राइट फ्यूचर है? नहीं तो आपने इन्हीं के नाम क्यों लिया? और कोई बेटी है नहीं वहां पे? देखो, आउटसाइडर है, वामिका गाबी है, इस तरह की आउटसाइडर है, मृणाल ठाकुर है, लेकिन इनको भी वही चाहिए, तो आई थिंक कहीं ना कहीं कमी तो हम में भी है ना। तो ऐसा नहीं है कि कमियां सिर्फ उन्हीं में ही है। नहीं, पर फिर भी मतलब आपकी फेवरेट कौन है इनमें से? मेरी तो कंगना रनौत है फेवरेट। आप बताइए। नहीं, फिर भी एक अनन्या पांडे बेहतर लगती हैं आपको? यार देखो, असेंशियली वो भी किसी के बच्चे हैं। हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि भाई उनको वो करो, बट हमें इस धर्म संकट में मत डालो कि सब कुछ हमें करना है। तुम भी कुछ करो यार, हमें इस धर्म संकट में मत डालो। चलिए, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए, लेकिन ये अनन्या पांडे और सारा अली खान पे आप कुछ बोलना नहीं चाहती? मैं नहीं बोलना चाहती, बट मैं ऐसा चाहती हूं कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, उसमें जो आर्ट का जो स्टैंडर्ड है, वो धीरे धीरे इतना नीचा ना चला जाए कि जो है वो खत्म ही हो जाए बिल्कुल। हर दिन जो है, चाहे वो एक्टिंग के स्टैंडर्ड्स हो, चाहे वो एक वहां पे फिल्मों के स्टैंडर्ड्स हो, गिरते ही जा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि कला को सर्वोपरि रखें। ये बहुत अच्छी बात आपने बोली कि कला सबसे ऊपर है, कला सर्वोपरि रहनी चाहिए। और जैसे हमारी कलाकार एक्ट्रेसेस हुई हैं, चाहे वो मैं तो कुछ के नाम लूंगी तो इरफान खान साहब हो गए, मनोज बाजपेयी जी जैसा कोई कलाकार नहीं हुआ है आज तक। उनकी जो रेंज है, और आप
लाइफ ऑफ पाई में देख लीजिए, उनका रोल देख लीजिए, नेम सेक में देख लीजिए, इरफान साहब हो गए, हमारी जो एक्ट्रेसेस हैं उनमें मीना कुमारी जी या उसके साथ ही आई थिंक वाइदा रहमान जी, बहुत श्रीदेवी जी, उनकी कॉमिक टाइमिंग, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हुए हैं। और हमारा जो स्टैंडर्ड है वो फिल्म इंडस्ट्री का दिन ब दिन गिरता जा रहा है। आई होप दे रेज द बार। बहुत बहुत शुक्रिया कंगना जी, आप आई हमारे मंच के ऊपर, आपने अपनी बात को रखा। लेकिन चलते चलते देश में लोकतंत्र सशक्त है ना, मोदी सरकार में लोकतंत्र को तो कोई खतरा नहीं है, क्योंकि राहुल जी को अक्सर लगता है कि लोकतंत्र समाप्त कर देंगे मोदी जी, बोलते रहते हैं। देखिए, हमारी जो सरकार है उसका जो स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, नेशन फर्स्ट। तो इस तरह के स्लोगन्स के साथ, इस तरह की जो हमारी जो सोच है उसके साथ हम चलने वाले हैं। और जिसे कहते हैं ना, जब हाथी चलते हैं तो कुत्ते भौंकते हैं। तो आई वुड से कि अगर हमारी देश की जो इकोनॉमी है वो 11वें से अब 3रे स्थान पे, 4थे स्थान पे है, तो कहाँ हम आज हमारे नेता जो है विश्व के सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता है, आज हम उस दौर पे है। आज हमें जो विंग्स जो है नरेंद्र मोदी जी ने दिया, उन चांद पे लैंड किए हैं। तो बोलने वाले जिन्हें जलन होती है वो तो बोलेंगे ही, लेकिन अगर किसी को खतरा है यहाँ पे इस देश में आज, तो वो है भ्रष्टाचारियों को खतरा है, सिर्फ भ्रष्टाचारियों को खतरा है, और उनको खतरा रहेगा। आपकी मदर आपको बोलती नहीं है इतना पंगा मत लियो करो कंगना, हम साधारण परिवार से हैं, तुम क्यों फंसा देती हो? मैं बोला है कि नहीं बोला, सही सही बताइएगा। ऑफ कोर्स पेरेंट्स बोलते ही है। हाँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस मंच पे आए। जोरदार तालियां कंगना रनौत के लिए। मैं चाहूंगी बस कुछ देर के लिए आप मंच पर और बनी रहें, और अनुरोध करूंगी न्यूज़ 18 इंडिया और हिंदी डिजिटल के एडिटर ज्योति कमल जी से वो मंच पर आए और हमारी खास मेहमान का धन्यवाद दें।